सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान बुद्ध के जीवन काल से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। सारनाथ बुद्ध द्वारा दिए सर्वप्रथम उपदेशों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सारनाथ के परिसर में स्थित अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 272 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह मुख्य मंदिर से पश्चिम की ओर स्थित है। वर्तमान समय में अशोक स्तंभ की ऊंचाई 2.3 मीटर है। स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका ऊपरी भाग सारनाथ के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। इसकी स्थापना 8 फुट चौड़े और 16 फुट लंबे पत्थर के चबूतरे पर हुई थी। स्तंभ पर अशोक द्वारा धम्म लिपि में लिखवाया गया अभिलेख मौजूद है। सांची स्तूप के परिसर में मौजूद अशोक स्तंभ के समान ही इस स्तंभ की चमक आज तक कायम है। धमेक स्तूप से उत्तर की ओर मूलगंध कुटी विहार स्थित है, जिसका आकार वर्गाकार है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग ने इसका वर्णन 200 फुट ऊंचे मूलगंध कुटी विहार नाम से किया है। इस विहार पर बनी नक्काशीनुमा गोल आकृति, छोटे छोटे स्तंभ, सुंदर कटाव इसके निर्माण को गुप्तकालीन होना सुनिश्चित करते हैं। इसका बाहरी भाग तथा चारों ओर मिट्टी व चूने की बनी पक्की फर्श, अव्यवस्थित नक्काशीदार पत्थरों के आधार पर इतिहासकार आसपास के क्षेत्र का निर्माण 8वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। धामिक स्तूप गोलाकार बुर्ज की आकृति समान है। 1026 ईस्वी में मिले अभिलेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम धम्मचक स्तूप था। स्तूप के ऊपरी भाग पर सुंदर कलाकृतियां और नक्काशीदार रचनाएं व फूल पत्ती की बेलें बनाई गई हैं। स्तूप संभवतः उसी स्थान पर स्थित है जहां बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया था। धामिक स्तूप का प्रारंभिक निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। गुप्तकालीन लिपि में अंकित चित्रों से सुनिश्चित होता है कि स्तूप गुप्त काल में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। (533 ईसा पूर्व में बुद्ध के द्वारा दिए प्रथम उपदेश के 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास पूरी तरह से अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन में इस कालखंड से जुड़ा कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हो सका। इस विहार का निर्माण कन्नौज के गढ़वाल शासक गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी ने करवाया था, जिसकी लंबाई 760 फुट थी। इसके आंगन की फर्श पक्की ईंटों से ढकी थी। विहार की ऊंचाई 8 फुट थी। भिक्षुओं के लिए बनाए गए कक्ष ढह चुके हैं। इसमें प्रवेश के लिए पूर्व में 2 सिंह द्वार थे, जिनके बीच की दूरी लगभग 89 मीटर थी। इस विहार के नीचे 3 पूर्वकालीन विहारों के अवशेष प्राप्त हुए थे।
उत्खनन से प्राप्त अभिलेखों में सारनाथ का प्राचीन नाम इसी पत्तन मृगदाय वन था, जिसमें मृगों का निवास था। यहाँ बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं जिनमें कौंडिन्य, वप, भद्दीय, असज्जी और महानाम को प्रथम धम्मोपदेश देकर अपना शिष्य स्वीकार किया। यह घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घटित हुई, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार विहार के बीचों बीच बने मंडप के नीचे भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति स्थापित थी। मंदिर के भीतर प्रवेश के लिए 3 दिशाओं में एक एक द्वार तथा पूर्व में मुख्य द्वार था। सारनाथ के क्षेत्र की खुदाई से अनेक गुप्तकालीन कलाकृतियाँ तथा बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो सारनाथ के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत में बताया है, सारनाथ में 4 बड़े स्तूप और 5 बड़े विहार देखे थे। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्ति कला भिन्न शैली की थी, जो बुद्ध की मूर्तियों में आकर्षण व सुंदर कलात्मकता को दर्शाती हैं। परिसर से पश्चिम की ओर एक सुरंग है, जो मध्यकाल में बने छोटे से मंदिर की ओर जाती है, जिसमें मध्यकालीन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। सारनाथ बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। बोध गया में संबोधि प्राप्त करने के बाद तथागत ने पहला धम्मोपदेश दिया, जिसमें 4 आर्य सच का वर्णन है, और इसी ज्ञान का अनुभव बुद्ध को हुआ था। इतिहास में यह घटना धम्मचक्र कहलाई, जिसके बाद से तथागत के ज्ञान का चक्र हमेशा गतिमान रहा। हमें धम्मचक्र सूत्र में बुद्ध की शिक्षाओं का सार जानने को मिलता है। सारनाथ परिसर में कई बार उत्खनन कार्य हुआ। 1835-36 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं मध्यकालीन विहारों को ढूंढ निकाला। कनिंघम को धार्मिक स्तूप से 3 फुट नीचे 600 ईस्वी का एक अभिलिखित शिलापट मिला। साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो से जुड़े आपके अनुभव और कीमती सुझाव जरूर साझा करें। आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद।